नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2021 के पेपर को हम हल कर रहे हैं और पेपर हल की इस श्रृंखला में हम अभी तक पूर्व के वीडियोस में पेपर 1 को पूरा कर चुके हैं तथा पेपर 2 में भी क्वेश्चन संख्या 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, अर्थात क्वेश्चन संख्या 3 तक हमने हल कर लिया है। अगर हमने पेपर 1 के उन वीडियोस तथा पेपर 2 के वीडियोस को नहीं वॉच किया है, नहीं देखा है, तो इनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम प्रश्न संख्या 3 तक हल कर चुके हैं पेपर 2 में, तो आज हम प्रश्न संख्या 4 की ओर अग्रसर हैं। प्रश्न संख्या 4 दोस्तों खंड काव्य से संबंधित होता है। इसमें मूलतः खंड काव्य तो होते ही हैं, किंतु गीति काव्य भी शामिल है तथा नीति काव्य, जिसको हम नीति शतक के नाम से भी जानते हैं, इस प्रकार के काव्य शामिल हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है संस्कृत भाषा में आपको प्रस्तुत करना होता है, जैसा कि आपको ज्ञात भी होगा, परंतु यह एक तरीके से ऑप्शनल होता है। आप इसको चाहे तो, अगर आपकी भाषा अच्छी है और आप इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं लिखने में, तो आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हालांकि फिर भी जो प्रश्न यहाँ पर 2021 में पूछा गया है उसको हम आपको बता देते हैं कि ये आपको सॉल्व तो करने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करने जा रहे हैं तो आपको कोई प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। प्रश्न तो आपको सारे सॉल्व करने हैं, चाहे उस प्रश्न को आप अटेम्प्ट करें अथवा न करें। अतः जो प्रश्न पूछे गए हैं 2021 में, उनको हम यहाँ पर हल करेंगे। देखिए, प्रश्न है अधस्तना नाम विवेचनम संक्षेपेण संस्कृत भाषा एवं देवनागरी लिपियां च कर्तव्यम। अर्थात नीचे निर्दिष्ट किए गए जो भी विवेचन है उनको संक्षिप्त रूप से संस्कृत भाषा में अर्थात अपनी देवनागरी रूप लिपि संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करने हैं या उनको हल करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न है पहला, मेघदूतम प्रकृतेरनुपमा रंगशाला इव भाति इति सो उदाहरणम समीक्षिता। ये मेघदूतम नामक खंड काव्य से उद्धृत हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये जो इस प्रकार के खंड काव्य हैं, इन्हें मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ये याद भी रख सकते हैं। मुक्तक काव्य भी इन्हें एक तरीके से कहा जाता है, क्योंकि मुक्तक काव्य श्रेणी की विधा की कृतियां होती हैं। ठीक है, अब मेघदूत में जो प्रकृति का वर्णन कवि कालिदास जी ने किया, प्रकृति का चित्रण जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, उस चित्रण को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो प्रकृति का जो सौंदर्य कवि कालिदास जी ने बताया, और कवि कालिदास जी के विषय में मैं कहूँ कि प्रकृति का सौंदर्य बताने में वो कितने माहिर हैं। प्रकृति को एक मानवीकरण रूप से वो प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि जैसे तो वो कोई मानव ही है, मानव की भाषा में बोल रही हो, मानव की भाषा में कार्य कर रही हो, इस प्रकार से वो प्रकृति को प्रस्तुत करते हैं। अगर आप चाहे तो रघुवंशम में भी देख सकते हैं, इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देख सकते हैं आप। अभिज्ञान शाकुंतलम में जब वो जा रही होती है चतुर्थ अंक में, पति के घर जा रही होती है शकुंतला, तो वहां पर भी उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, उसी प्रकार से इन्होंने अपनी कृति मेघदूतम में भी प्रकृति का सौंदर्य प्रस्तुत किया है। यानी कि कालिदास की प्रकृति चेतनाहीन या निष्प्राण नहीं होती है, इनकी प्रकृति का विवेचन सचेतन होता है तथा भावनाशील होता है, यानी कि एक तरीके से इमोशनल इफेक्ट पड़ता है, इस प्रकार से वो प्रदर्शित करते हैं। और वो खुद कहते हैं कि आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघ मालिष्ट सानुम वक्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयाम ददर्शः। अर्थात मेघदूत में महाकवि कालिदास जी ने मेघ को संपूर्ण चराचर प्रकृति का प्राण संचारक पुरुष माना है, तथा यहाँ पर कवि ने मेघ को नायक माना है। मेघदूतम नामक काव्य में मेघ को नायक माना है, तो वहीं जो प्रकृति रूपी नदियां हैं, वो मार्ग में जब मेघ के पड़ती है तो उन नदियों को विलासिनी नायिका के रूप में कवि ने चित्रित किया है। जहाँ एक तरफ निर्विंध्या नदी आवर्ती रूपी नाभि के प्रदर्शन द्वारा मेघ को मिलन का आमंत्रण देती है, वहीं दूसरी ओर अन्य नदी मानिनी नायिका की तरह इठलाकर लहर रूपी भ्रुकुटिया तान लेती है। इस प्रकार से
वहां पर सूर्य अपनी खंडिता नायिका कमलिनी के मुख पर से अश्रु कणों को किरण रूपी हाथों से पहुंचने के लिए प्रातः काल उपस्थित होता है। और इस समय जैसे कि मेघ होते हैं, तो मेघ के द्वारा उसके किरण रूपी हाथों को रोकने से वो नाराज भी हो जाता है। तो ये एक तरीके से जिस प्रकार से मानव अपनी क्रियाएं करता है, मानव बोलता है, मानव चलता है, मानव बैठता है, मानव प्रेम करता है, उसी प्रकार से जैसे किसी भी नाटक में, किसी भी काव्य में इंसान पात्र होते हैं, यानी कि व्यक्ति पात्र होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने भी प्रकृति को भी पात्र बना दिया है। जैसे कि मेघ में रास्ते में जाते हुए मेघ नायक मान लिया गया है, तो वहां की जो जितनी भी नदियां हैं वो नायिकाएं के रूप में उन्होंने चित्रित की है। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण प्रस्तुत किया है तथा प्रकृति का सौंदर्य बताया है। तो आपको यहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य बताना है, जो मेघदूतम नामक खंड काव्य में कवि कालिदास जी ने प्रस्तुत किया है, ठीक है, अर्थात चित्रित किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट भाव रसात् चित्रेह पदन्यासे प्रवर्तिता नाटकेषु नट स्त्री इव भारतीय भवभूतिना स उदाहरणं समीक्ष्यता। अर्थात चित्रों और पदन्यासों की स्थिति से स्पष्ट भावनाओं का स्वाद यहाँ पर यह भाव कवि ने प्रस्तुत किया है। नाटकेषु नट स्त्री भारतीय भवभूतिना, यानी कि नाटकों में भारतीय जो भवभूति के नाटक हैं, भवभूति के नाटकों में भारती एक अभिनेत्री की तरह प्रस्तुत की गई है। भारती यानी कि नट स्त्री का मतलब क्या हो गया, एक अभिनेत्री, नट का मतलब है नेता, ठीक है, और नट स्त्री, स्त्री है या स्त्रीलिंग में है तो वो अभिनेत्री हो गई, ठीक है। तो अभिनेत्री की तरह भारती को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर महाकवि भवभूति का जो उत्तरामचरितम है उस नाटक से संबंधित आपको यहाँ पर उसकी विशेषता के विषय में बताना है तथा भवभूति ने किस प्रकार से इस नाटक को प्रस्तुत किया है उसी के विषय में बताना है। अब जैसे कि उत्तरामचरितम में महाकवि भवभूति का जो प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, एक तो ये प्रसिद्ध नाटक है जिसमें मूलतः 7 अंक हैं तथा ये राम के उत्तर जीवन की कथा से संबद्ध रखता है। भवभूति एक सफल नाटककार है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। उत्तरामचरितम में उन्होंने ऐसे नायक से संबंधित इतिवृत्त का चयन किया है जो समस्त भारतीय संस्कृति की एक आत्मा है। भारती का मतलब क्या हो गया, भारतीय संस्कृति की आत्मा, यानी कि भारतीय संस्कृति का एक मूल है जहां से भारतवासी अन्य जो भी लोग हैं उनको एक दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए उसके विषय में महाकवि भवभूति ने एक स्पष्ट रूप से वर्णन प्रस्तुत किया है। इस कथानक का आकर्षण जो है भारत के साथ साथ विदेशी जनमानस में भी सदा से रहा है और रहेगा ही। अपनी लेखनी के चातुर्य से, क्योंकि क्या किया है भवभूति ने अपनी लेखनी के चातुर्य से कवि ने यहाँ पर राम के पत्नी परित्याग रूपी चरित्र के दोष को सदा के लिए उन्होंने दूर कर दिया है और साथ ही सीता को वनवास देने वाले राम का रुदन दिखा करके कवि ने सीता के अपमानित तथा दुख भरे हृदय को बहुत शांत रूप से प्रस्तुत किया है। अब बात करें साहित्य शास्त्र की, तो साहित्य शास्त्र में मुख्य रूप से जहाँ नाटकों में श्रृंगार अथवा वीर रस का ही प्रधानता होती है, वहीं भवभूति ने उसके विपरीत करुण रस प्रधान नाटक लिखकर नाट्य जगत में एक अपूर्व क्रांति ला दी है। क्योंकि इसके रस के विषय में अगर हम बात करें उत्तरामचरितम के रस में, तो इसमें काफी मतभेद है, किंतु अंततः ये सत्य है कि इसमें करुण रस एको रस है ही करुण रस, भवभूति ने ऐसा कहा है। भवभूति तो यहाँ तक कहते हैं कि करुण ही एकमात्र रस है, वही करुण निमित्त भेद से अन्य रूपों में व्यक्त हुआ है। अब ऐसा देखा जाता है अन्य नाटकों में या अन्य काव्यों में कि नायक नायिका का जो श्रृंगार प्रस्तुत किया जाता है, ये श्रृंगार वर्णन किया जाता है, वो उनके विवाह के पूर्व का प्रदर्शित किया जाता है। किंतु ये उत्तरामचरितम एक ऐसा नाटक है जहाँ पर विवाह के पश्चात एक नायक तथा नायिका अर्थात राम और सीता का जो दाम्पत्य जीवन प्रस्तुत किया है महाकवि भवभूति ने, वो देखने योग्य है तथा यहाँ से एक दाम्पत्य अर्थात एक युगल, एक जो जोड़ा होता है कपल, वो क्या कुछ नहीं सीख सकता अपने जीवन में। अर्थात दाम्पत्य प्रेम का जैसा उज्जवल एवं विशद चित्र खींचा है वैसा शायद ही अन्यत्र दुर्लभ हो, यानी कि ऐसा कहीं भी दुर्लभ
कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि उत्तरामचरितम में भवभूति ने जो दाम्पत्य प्रेम का जैसा उज्जवल विशुद्ध चित्रण प्रस्तुत किया है, शायद ही वैसा कहीं देखने को मिले, अर्थात अन्यत्र ये दुर्लभ ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भवभूति के उत्तरामचरितम नाटक की विशेषता बतानी है तथा ये यहाँ पर लिखना है कि भारतीय संस्कृति की आत्मा क्यों है, भारतीय संस्कृति का एक मूल स्वरूप क्यों है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसको अब लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरुक कवे एक श्लोक प्रबंध शतायते इति संयुतिकम सौधारणम च समीक्षिताम। अर्थात ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये अमरुक शतक नामक मुक्तक काव्य से संबंधित है, जो कि एक क्या है, मुक्तक काव्य है। ठीक है, आप इसको प्रबंध काव्य भी कह सकते हैं। इसके जो पद्य हैं वो बड़े प्रशंसनीय हैं। अगर मैं बात करूं अमरुक शतक की, तो ये एक ऐसा मुक्तक काव्य है जो श्रृंगार प्रधान है, अर्थात श्रृंगार पर आधारित है, मुख्य रस श्रृंगार है, जिसका साहित्य जगत में यानी संस्कृत में एक बहुत ही ऊंचा स्थान है। इसके विषय में हालांकि काफी किंवदंतियां लोक में प्रचलित है। उनमें से एक किंवदंती के अनुसार ऐसा है कि अमरुक नाम का कोई राजा है, वो मर जाता है, तो उसके मर जाने के उपरांत शंकराचार्य नाम का कोई व्यक्ति उसके शरीर में जाकर के प्रवेश करता है। उसके शरीर में वो प्रवेश करके सांसारिक जीवन के विषय सुखों का उपभोग करने लगता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मंडन मिश्र की पत्नी भारती उससे कामशास्त्री प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहती है, यानी कि कामशास्त्री प्रश्न करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो प्रायोगिक ढंग से पहले वो खुद करके देखता है किसी मृत शरीर में जाकर के, ताकि वो उसके प्रश्नों का उत्तर दे पाए। तो इस प्रकार से इसकी ये कथा है जो श्रृंगार पर आधारित है। और अमरुक नामक जो ये मुक्त काव्य है, इसके पद्यों की बहुत ही प्रशंसा की गई है। इसके विषय में कहते भी हैं कि मुक्तेषु ही प्रबंधे ईश्वरस अबंधा भी निवेशिनः कवियो दृश्यन्ते। आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मुक्तेषु ही प्रबंधेष्वीव रसबंधा भी, यहाँ लिख देते हैं, निवेश कवियो दृश्यन्ते। ठीक है, इस जैसे कि अमरुक नामक ग्रंथ है, तो इसके विषय में जो पद्य हैं, जैसे मैं बताऊं, अमरुकस्य है कवय मुक्तकाः श्रृंगारस्यन्दिनः प्रबंधायमानां प्रसिद्धाः एव। अर्थात इसके विषय में कहा गया है कि रस, भाव तथा अर्थ का जितना सन्निवेश अमरुक नामक इस प्रबंध काव्य में देखने को मिलता है, यानी कि इस का सन्निवेश है कि पूरे प्रबंध काव्य में किया जा सकता है, उतना ही यहाँ महाकवि अमरुक के एक एक पद्य में देखने को मिलता है। यानी कि जितना किसी ग्रंथ में किया जाता है, जितना किसी प्रबंध ग्रंथ में किया जाता है, उतना इनके एक पद्य में ही देखने को मिल गया है। ठीक है, वैसा सन्निवेश किसका, रस, भाव तथा अर्थ का। तो अमरुक के मूल शतक के में बाद में संक्षिप्त श्लोक भी जुड़ते गए हैं टीकाओं की सहायता से या अन्य पृथक कार्यों के माध्यम से, किंतु इसमें दाम्पत्य प्रेम के सरस और आवेगपूर्ण क्षणों की मधुर अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई है, जो कि मूलतः श्रृंगार रस पर आधारित है, यानी कि श्रृंगार इसका मूल रस है। तो वो चीज आपको यहाँ पर बतानी, इसके जो प्रबंध काव्य के श्लोक हैं, इनके पद्य है, उसके विषय में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मैं कि अब आप इस प्रश्न को लिख पाएंगे, और इस प्रश्न का उत्तर लिखते हुए आप इस सूक्ति को जरूर कोट कीजिएगा। इससे आपका प्रश्न अच्छे ढंग से प्रस्तुत हो पाएगा, क्योंकि ये इससे संबंधित है। एक तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि कोटेशंस आपको डालनी ही है, और कोटेशंस वो डालनी है जो प्रश्न से समाप्यता रखती हो। ठीक है, तो वो चीज ही आपको लिखनी है, अदरवाइज कोई ऐसी उटपटांग चीज नहीं लिखनी है जो उससे संबंधित ना हो। ठीक है,
तो यहीं पर अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंततः बने रहें। नमामि संस्कृतम।